हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो छोड़ी थी सेक्शन 67 पे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 67 इसमें पढ़ने वाले हैं हम रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो सेक्शन 67 सब सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका जनरल रूल क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी विच शेयर कैपिटल कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर अनलेस रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज डन एज पर द एक्ट। ओके, सिंपल सी बात है कि अगर लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है हमारी कंपनी, तो वो शेयर कैपिटल की अमाउंट कम नहीं कर सकती। मतलब सॉरी, कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर्स, वो अपने शेयर्स खुद से बाय नहीं कर सकती जब तक वो अपनी कैपिटल की अमाउंट रिड्यूस ना कर दे, जो कि एक्ट में लिखा हुआ है। ये बोलता है हमारा सेक्शन 67 सब सेक्शन 1। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 पे। ये क्या बताता है हमें? रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी कैन नॉट गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि लोन, गारंटी और सिक्योरिटी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं दे सकता फॉर परचेज सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स ओन शेयर्स और दूस ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर हम परचेज़ कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने खुद के शेयर्स या फिर अपनी होल्डिंग कंपनी के या फिर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, तो पब्लिक कंपनी कभी भी उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देती। लोन, गारंटी, सिक्योरिटीज़ कभी भी हमें पब्लिक कंपनी की साइड से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 67 सब सेक्शन 3 एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में क्या है? हमें कब कब मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उस टाइम पब्लिक कंपनी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। एम्प्लॉय शेयर्स स्कीम है जहाँ पे परचेज ऑफ फुली पेड अप शेयर्स हो रहा है एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ में कौन आ गए? हमारे ट्रस्टीज़। एज पर रूल 16 प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास हो रहा है तो लोन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर्स और KMP, इन लोगों को हटा के हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को लोन दिया जा रहा है, और वो 6 मंथ्स सैलरी से ज़्यादा है, सॉरी कम है, टू बाय फुली पेड अप शेयर्स इन कंपनी होल्डिंग कंपनी विद बेनिफिशियल ओनरशिप, तो भी पब्लिक कंपनी उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देगी। सेक्शन 67 सब सेक्शन 4 क्या बताता है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नॉट अफेक्टेड। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने इक्विटी की, लेकिन अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का तो वो अफेक्टेड नहीं होगी। सेक्शन 67 सब सेक्शन 5 पेनल्टीज़ बताता है हमें, यानी कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी कब लग जाएगी अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो 1 लाख से 25 लाख तक के बीच में, और अगर कोई ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट इसमें इन्वॉल्व है तो उसे जेल हो सकती है कम से कम 3 साल तक की, प्लस 1 लाख से 25 लाख तक का उस पर फाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या बताता है हमें? बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़। ओके, तो इसका सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स। अगर हमें बाय बैक करना है ना अपने सिक्योरिटीज़ का, तो हम किन किन अकाउंट्स से कर सकते हैं? अगर हमारे पास फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, प्रोसीडिंग्स है किसकी? इशू अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, अगर हमने कोई अलग शेयर से सिक्योरिटीज़ इशू करी गई हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ इंक्लूड इसॉप हो, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाली, तो भी हम उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, और अदर गवर्नमेंट और नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ को भी। ठीक है, हम बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ कब कर सकते हैं? या तो हमारे पास फ्री रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो, या प्रोसीडिंग्स हो हमारे पास अदर सिक्योरिटीज़ की। सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 के बताते हैं कंडीशंस क्या क्या होते हैं बायबैक करने के। हमारे एक तो आर्टिकल्स ऑथराइज होने चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में, पेड अप इक्विटी और फ्री रिजर्व, मतलब 10% ऑफ पेड अप इक्विटी, फ्री रिजर्व, देन बोर्ड रेजोल्यूशन ज़रूरी होता है। बायबैक करते टाइम हमें 25% से कम पेड अप अमाउंट कैपिटल फ्री रिजर्व देखना होता है, और अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1 से कम होना चाहिए। सिक्योरिटीज़ मस्ट बी फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। कंप्लायंस विद रूल 70 फॉर अनलिस्टेड कंपनी और सेबी रेगुलेशंस फॉर लिस्टेड कंपनी होना चाहिए। सेक्शन 68 सब सेक्शन 3 क्या बताते हैं हमें? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन नोटिस, यानी कि इसमें क्या क्या होना चाहिए? मटेरियल फैक्ट्स नेसेसरी होने चाहिए, क्लास ऑफ शेयर्स अमाउंट होना चाहिए, और टाइम लिमिट बतानी चाहिए हमें क्या क्या होने वाली है। सेक्शन 68 सब सेक्शन 4 क्या बताता है? मस्ट कंप्लीट विद इन 12 मंथ्स ऑफ अप्रूवल, यानी कि अगर हम बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ कर रहे हैं तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। जैसे ही अप्रूवल मिलता है उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें वो कर देना है। सेक्शन 68 सब सेक्शन 5 क्या बताता है हमें? मोड्स ऑफ बायबैक कितने तरीके से हो सकते हैं? या तो प्रोपोर्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वही बायबैक कर लें अपने प्रोपोर्शन में, या तो ओपन मार्केट से परचेज कर लें, या फिर फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इसॉप होना चाहिए या स्वैट इक्विटी होना चाहिए।
सेक्शन 68 सब सेक्शन 6 हमें क्या बताता है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अगर डिक्लेरेशन हो जाए सॉल्वेंसी की तो हमें SH9 में बताना है ROC को और सेबी को, अगर लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो। और एफिडेविट ज़रूरी होगा 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स के लिए, जिसमें कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। तो कंपनी अगर कंपनी नॉट इंसॉल्वेंट है एंड वोंट बी फॉर 12 मंथ्स है, तब हम एफिडेविट देंगे। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, प्रोसीजरल पॉइंट्स क्या क्या है हमारे, ठीक है। लेटर ऑफ ऑफर SH8 या डिस्पैच होना चाहिए 20 डेज़ के अंदर अंदर। ओपन ऑफर 15 से 30 दिन तक होना चाहिए। एक्सेप्टेंस होना चाहिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो, जिसे हम कहते थे ना प्रो राटा कर देते हैं, अलॉटमेंट कर देते हैं, वो वाला सीन हो गया यहाँ पे। कंप्लीट वेरिफिकेशन इन 15 डेज़ होना चाहिए और कम्युनिकेट रिजेक्शन विद इन 7 डेज़ होना चाहिए। पेमेंट और रिटर्न शेयर सर्टिफिकेट विद इन 7 डेज़ ऑफ वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 68 सब सेक्शन 7, फिजिकली डिस्ट्रॉय विद इन 7 डेज़ ऑफ लास्ट बायबैक डेट। जिस टाइम हम लास्ट बायबैक डेट होती है उस टाइम हम फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे उन पेपर्स को। और सेक्शन 68 सब सेक्शन 8 आता है, नो इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स सिक्योरिटीज़ फॉर 6 मंथ आफ्टर बायबैक। क्लियर। सेक्शन 68 और 9 क्या बोलते हैं, सब सेक्शन 9 मेंटेन SH10 एट रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके। सेक्शन 68 सब सेक्शन 10 फाइल करना है SH11 ROC को प्लस सेबी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो विद इन 30 डेज़। सेक्शन 68 सब सेक्शन 11 हमें क्या बताता है, पेनल्टी के बारे में। इसमें क्या दे रखा है, अगर कंपनी और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट दोनों ही शामिल हैं इस पेनल्टी में तो 1 लाख का फाइन और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 3 लाख तक के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन 69। सेक्शन 69 किसके बारे में बताता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यानी कि जो हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या आता है, ओनली बायबैक ऑफ ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में किसकी अमाउंट आती है, जो हम अपने खुद के शेयर्स बायबैक कर रहे होते हैं वो, प्लस फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम की अकाउंट किस में आती है, CRR में। सेक्शन 69 सब सेक्शन 1 क्या बताता है हमें, ट्रांसफ़र इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट टू CRR। यानी कि ट्रांसफ़र करना होगा इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो हमारे शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है वो जो हमने बॉट करी है किस में, CRR में। शो डिटेल्स इन बैलेंस शीट, और वो डिटेल्स हमें कहाँ दिखानी है, बैलेंस शीट के अंदर। सेक्शन 69 सब सेक्शन 2 क्या बताता है, कैन बी यूज टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू मेंबर्स। यानी कि जिस टाइम हम इशू करेंगे तो फुली पेड अप बोनस शेयर्स हम किसको इशू करेंगे, मेंबर्स को। सेक्शन 70, सेक्शन 70 क्या बताता है, प्रोहिबिशन फॉर बायबैक। यानी कि जब हम बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोहिबिट हो जाती हैं। तो सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं, कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायबैक इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज़। ओके। कंपनी ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कैसे भी करके वो अपनी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ बायबैक नहीं कर सकती थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी। ठीक है, अपनी किसी सब्सिडरी से भी नहीं बोल सकती कि वो दूसरी सब्सिडरी से जाके परचेज कर ले, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप दैम। ठीक है, इफ़ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो रहा है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स हो रहा है, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन इंटरेस्ट टू मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक हो रहा है, तो बायबैक अलाउ होता है ओनली आफ्टर डिफ़ॉल्ट रेमेडीड आफ्टर 3 years हैज़ पास्ड। यानी कि अगर हम देखो, अगर ये सब हो गया तो हम बायबैक नहीं कर सकते, लेकिन हम बायबैक कब कर सकते हैं, अगर जैसे ही हमने ये सारे डिफ़ॉल्ट 3 साल के अंदर अंदर सुधार लिया, 3 साल तक हमने लगातार 3 साल तक कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा तो हमें बायबैक अलाउ हो जाएगा। अब आता है हमारा सेक्शन 70 सब सेक्शन 2, फर्दर प्रोहिबिशन क्या है, नो बायबैक इफ़ कंपनी हैज़ नॉट कंप्लाइड विद। अगर उसने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया, पनिशमेंट ऑफ फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड नहीं हो पाया उन पर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल्स नहीं हुई, तब भी कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। सेक्शन 71 ये बताते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं पीछे वो पढ़ी हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिवेंचर्स के बारे में। अगर हम इशू ऑफ डिवेंचर्स कर रहे हैं तो सेक्शन 71 सब सेक्शन 1 क्या बताता है, इशू ऑफ डिवेंचर्स विद ऑप्शन टू कन्वर्ट। ठीक है, अब हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, इक्विटी में। कंपनी कैन इशू डिवेंचर्स विद ऑप्शन टू कन्वर्ट इट्स शेयर फुल्ली और पार्टली एट रिडम्पशन। यानी कि जिस टाइम रिडम्पशन होगा हम उन्हें फुल्ली या पार्टली चेंज कर देंगे इक्विटी में। कंडीशन क्या है, मस्ट बी ऑथोराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जिस टाइम डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं उसी टाइम जनरल मीटिंग में क्या हुआ, हमने डिसाइड कर लिया, ऑथोराइज कर दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम डिवेंचर्स ऐसे इशू कर रहे हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं आगे जाके शेयर्स में।
नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 71 सबसेक्शन 2, डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट हैव वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 क्या बताता है हमें? इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब हम सिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स का? 10 साल। कैन एक्सटेंड अप टू 30 ईयर्स। 10 साल से 30 साल तक वो एक्सटेंड हो सकते हैं। कंपनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि अच्छा ये जो 30 ईयर्स है ये सिर्फ कब होगा? नॉर्मली अगर हम बात करें कंपनी की, तो सिक्योर डिबेंचर सिर्फ 10 ईयर्स के लिए, और 30 ईयर्स के लिए कब? जब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी हो, कंपनी परमिटेड बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, उस टाइम वो क्या हो जाएगा? सिक्योर डिबेंचर्स का मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर लेटर। जिस टाइम कंपनी में बात चल रही होती है कि हमें डिबेंचर्स इशू करने होते हैं, तो ऑफर लेटर निकलता है या फिर प्रोस्पेक्टस निकलता है, जिससे जनरल पब्लिक को पता चले। ठीक है, तो फिर ये जब हम अपॉइंट कर रहे हैं कोई ट्रस्टी, तो ये मस्ट हो जाता है कि हम ट्रस्टी अपॉइंट करें बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफर लेटर। ठीक है, सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 के बताता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी कि डीआरआर कब बनता है? तो रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यानी कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है और हम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले होते हैं, उसमें से एक रिजर्व क्रिएट करा जाता है जिसका नाम होता है डीआरआर, और इसका यूज़ होता है ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि जिस टाइम हम रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर्स का, उस टाइम वो अमाउंट यूज़ होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर क्या है? अगर हम ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो कि आरबीआई रेगुलेटेड हों, तो उनके लिए पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर्स एग्जेम्प्ट होते हैं और प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स भी एग्जेम्प्ट करे जाते हैं। बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो उसके लिए भी दोनों जगह एग्जेम्प्ट होते हैं। और अगर लिस्टेड कंपनी अदर देन अबव, इन दोनों में से कोई और कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन एनबीएफसी अगर रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 451A है तो, और प्लस अनरजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो उसके लिए एग्जाम्प्ट नहीं होगा डीआरआर। और सेम एज पब्लिक, मतलब ये सारा सेम एज पब्लिक की तरह हो जाएगा। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन अबव है तो डीआरआर 10% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स में से बनेगा। और अगर यहाँ पे प्राइवेट की बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट की बात करें तो डीआरआर 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एक्सेप्ट रजिस्टर्ड एनबीएफसी एंड रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी है यहाँ पे, उन पे हो जाएगा। नोट दे रखा है हमें यहाँ पे, रिलैक्सेशन बाय एमसीए टू रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट। रिलैक्सेशन मिल जाएगी हमें एमसीए से कि हम अपनी बोरिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर दिस आर फॉलोड सेम रूल्स। और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स डीआरआर ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। जब हम डीआरआर बनाते हैं तो वो सिर्फ उस पोर्शन के लिए होता है जो नॉन कन्वर्टेबल होता है, यानी कि हमने पढ़ा था कि हमारे डिबेंचर्स वो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में, वेदर फुल्ली और पार्टली। अगर हम फुल्ली पे कन्वर्ट हो सकते हैं तो डीआरआर की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन डीआरआर कब बनेगा? जब हम नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट फॉर डिबेंचर्स मैच्योरिंग की बात करते हैं। बाय 30 अप्रैल ईच ईयर, हर साल के 30 ईयर वो लिस्टेड कंपनी क्या करती है? अदर देन ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक पब्लिक डिबेंचर्स हो जाते हैं वो। और अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो पब्लिक डिबेंचर्स प्लस प्राइवेट डिबेंचर्स एक्सेप्ट रजिस्टर्ड एनबीएफसी हाउसिंग कंपनीज हो जाता है। इसकी अमाउंट कैसे निकलती है? 15% ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग इन दैट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जितने भी हमारे डिबेंचर्स हैं उनका 15% मैच्योरिंग कहाँ चला जाता है? इन दैट फाइनेंशियल ईयर में। वी आर टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट कैसे पता करें? डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, शेड्यूल बैंक में करेंगे तो कोई लीन नहीं होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करेंगे तो सेंट्रल और स्टेट का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सेंट्रल है और स्टेट है हमारे, और अदर आरबीआई और नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ में भी हम इन्वेस्ट या डिपॉजिट कर सकते हैं। मेंटेनेंस में क्या जाएगा? अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड डिपॉजिट बाय 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से पहले पहले कर लेना है। मेंटेन करना है 31 मार्च ऑफ मैच्योरिंग ईयर, और अर्लियर मैच्योर डेट को कैन नॉट बी लेस देन 50% ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग। 15% वाली अमाउंट याद रखनी है। डिबेंचर मैच्योरिंग जब होते हैं तो हमें 15% से कम नहीं करना होता। सेक्शन 71 सबसेक्शन 5 के बताता है डिबेंचर ट्रस्टी। वैन ट्रस्टी इज़ रिक्वायर्ड, ट्रस्टी रिक्वायर्ड कब होती है? बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस ऑफर invitation to public or members excluding 500 of the debentures subscription appoint more than one debenture trustee। ठीक है, तो अगर हमारे 500 से ज़्यादा डिबेंचर मेंबर्स पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम एक डिबेंचर ट्रस्टी रखना ज़रूरी होता है। एग्जेम्पशन क्या है? पब्लिक ऑफर अगर हो रहा है तो डिबेंचर्स अंडर सर्टेन आरबीआई प्रोविजंस में होता है।
नेम और कंसेंट ज़रूरी होती है ट्रस्टी मतलब ट्रस्टी की। नेम ऑफ ट्रस्टी इन ऑफर लेटर एंड रिलेटेड नोटिस और रिटन कंसेंट फ्रॉम ट्रस्टी मैंडेटरी होता है ये। हु कैन नॉट बी अ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी कौन कौन नहीं हो सकता, बेनिफिशियल नहीं हो सकता जो शेयर्स का है। प्रोमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स ग्रुप, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, ये भी नहीं हो सकते। रिलेटिव नहीं हो सकता इन सब का। बेनिफिशियल ऑफ द कंपनीज पेमेंट नहीं हो सकता। इंडेप्टेड टू कंपनीज टूअर्ड्स ग्रुप नहीं हो सकता। फिनिश्ड गारंटी फॉर प्रिंसिपल डेट और डिबेंचर नहीं हो सकता। हैज़ पिक्यूनरी रिलेशनशिप मोर देन 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर एज अ टोटल इनकम ऑफ 50 लाख विच एवर इज लोअर इन लास्ट 2 ईयर्स और करंट ईयर। बेसिकली ये सारे पर्सन हमें याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से पर्सन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है हमारा रिमूवल ऑफ ट्रस्टी। अब हमें ट्रस्टी हटाना है। कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी इफ अप्रूव्ड बाय इतने ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग रखी, उसमें 3/4 लोगों ने बोल दिया कि इस डिबेंचर ट्रस्टी को हटा दो, तो हटाया जा सकता है। वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ ट्रस्टी, तो कैजुअल वैकेंसी बोर्ड में फिल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल कर सकते हैं। अगर रेजिग्नेशन दे रहा है ट्रस्टी तो नीड रिटन कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कि हम क्या करें। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डिबेंचर होल्डर्स, तो ये किसमें बताता है, सेक्शन 71 सबसेक्शन 6 में। सेफ गार्ड इंटरेस्ट एंड एड्रेस ग्रीवियंस, कन्वीन मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर अगर रिक्वेस्ट इन राइटिंग बाय होल्डर्स 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर है और कोई भी ब्रीच या डिफॉल्ट हो रहा है जो कि अफेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स को, उस टाइम पे क्या है, हम प्रोटेक्शन हो जाती है डिबेंचर होल्डर की। किस तरीके से, सेक्शन 71 सबसेक्शन 7 बताता है लाइबिलिटी क्या क्या होती है डिबेंचर ट्रस्टी की। ट्रस्टी मस्ट शो डिग्री ऑफ केयर एंड ड्यू diligence any provision exempting or indemnifying trustee from liability for breach of trust in, तो क्या हो जाएगा, ट्रस्ट डीड फॉर सिक्योरिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स हो जाएगा। और एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिबेंचर सिक्योर्ड बाय ट्रस्टी डीड शैल बी वॉइड। नोट दे रखा है, एग्जेम्पशन अलाउड ओनली इफ अप्रूव्ड बाय मोर देन 75% इन द वैल्यू ऑफ हाँ लेस मोर देन होल्डर ऑफ द मीटिंग, डिग्री ऑफ केयर एंड ड्यू डिलिजेंस यानी कि जज एज पर ट्रस्टी डीड पावर एंड ड्यूटीज़। सेक्शन 71 सबसेक्शन 8 बताता है कंपनी वाज पे इंटरेस्ट एंड रिडीम डिबेंचर एज पर टर्म्स ऑफ इशू। सेक्शन 71 सबसेक्शन 9 बताता है ट्रस्टी बिलीव एसेट ऑफ अ कंपनी आर लाइकली टू बी इनसफिशिएंट टू रीपे प्रिंसिपल में फाइल द पिटिशन टू ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या करेगा फिर, ट्रिब्यूनल में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर लाइबिलिटीज बाय कंपनी आफ्टर हियरिंग पास ऑर्डर एज डीम्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट डिबेंचर्स होल्डर। नेक्स्ट सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या होता है, कंपनी टू रिडीम डिबेंचर्स इमीडिएटली विद इन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, आफ्टर हियरिंग ऑर्डर रिडम्पशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी। ठीक है, इफ कंपनी फेल्स टू रिडीम पे इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट ऑर्डर रिडम्पशन। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेक्शन 71 सबसेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, डिबेंचर होल्डर कैन सीक स्पेसिफिक रिलीफ अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। कोर्ट पास कर सकता है डिग्री ऑफ फोर्स कंपनी टू रीपे डिबेंचर्स। ओके, डिग्री मतलब क्या होता है, यहाँ वर्ड यूज हुआ डिग्री, इसका मतलब होता है फाइनल कोर्ट ऑर्डर इन्फोर्सेबल अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट क्या आता है हमारा सेक्शन 71 सबसेक्शन 13 प्रोसीजर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग डिबेंचर्स इशू, यानी कि डिबेंचर इशू जब हो रहे हैं तो वो सिक्योर होने चाहिए। प्रोसीजर फॉर डिबेंचर होल्डर टू इंस्पेक्ट ट्रस्ट डीड एंड गेट कॉपीज। ठीक है, फ्रॉम फॉर्म ऑफ ट्रस्ट डीड और क्वांटम ऑफ DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू बी क्रिएटेड और अदर रिलेटेड मैटर्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी चैप्टर 5 को लेकर। तो जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।